की क्लास में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज़ इन एक्शन। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा अच्छे से। 4 पार्ट्स में हम लोग ने कवर कर लिया, वन शॉट रिवीजन भी हो गया है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई है। आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग अपना थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड चैप्टर है टिश्यूज़ के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिकली थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए कि हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने सेल के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी समझा था कि बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके टिश्यू फॉर्म करते हैं, टिश्यू बहुत सारे कंबाइन करके हमारे ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो सेल जो हमारा बेसिक यूनिट है उसके बारे में तो हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, यानी जब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एक साथ आके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसका क्या मतलब हुआ? टिश्यू की डेफिनेशन तो हम समझ गए कि टिश्यू ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी एक जैसी सेल्स जब साथ में आ जाती हैं एक फंक्शन, एक प्रॉपर मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी मसल सेल्स है, मसल सेल्स कंबाइन करके हमारा मसल टिश्यू फॉर्म की। मसल टिश्यू का क्या काम है? हमारे बॉडी में मूवमेंट वगैरह कैरी कराना, है ना। वैसे ही सेम नर्व सेल्स का एग्जांपल ले लो, नर्व सेल्स कंबाइन करके नर्व टिश्यूज बनाई। फिर उन नर्व टिश्यूज का क्या काम है? बॉडी के इधर उधर इम्पल्सेस को कैरी आउट करना। हमने जान लिया सेल्स क्या होते हैं और टिश्यू का भी हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो सिमिलर फंक्शन हमारा परफॉर्म करे, वही एक टिश्यू होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने मसल टिश्यूज का बताया कि हमारे मसल टिश्यूज हैं, वो कंबाइन मसल सेल से वो कंबाइन करके मसल टिश्यू बनाए। फिर मसल टिश्यू जैसे हमारे हार्ट के आसपास जो होते हैं ना, हमारे मसल टिश्यूज होते हैं, तो फिर वो हार्ट को फॉर्म किए। फिर हार्ट क्या काम करता है? हार्ट हमारा ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे करके हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बनता है। ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब आता है कि जो प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट क्यों होते हैं। मतलब टिश्यू तो हमने जान लिया क्या होता है, लेकिन टिश्यू भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्लांट्स या एनिमल्स को ही देख लो, उन दोनों में टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिक सी बात जो हमें चैप्टर 2 से इस क्वेश्चन के लिए समझ आ जाएगी, वो ये बात हो जाएगी कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स ही हमारे अलग अलग होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके टिश्यूज भी डिफर करेंगे। जब सेल्स ही मैच नहीं कर रहे हैं तो टिश्यूज कैसे मैच कर जाएंगे हमारे? हमने क्या पढ़ा था चैप्टर 2 में कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो उनको एक जगह पे फिक्स्ड रहना होता है, उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है। वो लोग चल नहीं सकते, वो लोग कहीं दौड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है जो उनको प्रोवाइड करता है एक सेल वॉल। ये सेल वॉल उनको रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। बेटा मैं ये वाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज डिफरेंट ये वाला पार्ट पढ़ा रही हूँ आपके बुक चैप्टर नंबर 3 के एकदम स्टार्टिंग में ही है ये वाला पार्ट, कि प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज क्यों डिफरेंट होते हैं। आपको टिश्यू का मतलब समझ आया कि टिश्यू क्या होता है? तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ रहे हैं और ये सब पढ़ रहे हैं कि वो क्यों अलग होते हैं आपस में। टिश्यू नहीं समझ आया तो देखिए, आपको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो होता है वो तो पता होगा ना, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि एक सेल होता है, सेल फिर हमारा टिश्यू फॉर्म करता है। मतलब ये तो पता होगा ना आपको कि टिश्यू जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, अभी चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है सेल हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके हमारा टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो टिश्यू की क्या डेफिनेशन हो गई? टिश्यू की डेफिनेशन हो गई कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें। आपके बुक के एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो है वो यही है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जो सेल्स आपस में सेम है, जिनका स्ट्रक्चर सेम है, वो सब साथ में मिल के एक
पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। सिमिलर मतलब मिलता जुलता, सेम। सिमिलर का मतलब होता है मिलता जुलता, यानी वैसे सेल्स जिनका जो स्ट्रक्चर है वो मिलता जुलता है, वो हमारे साथ में मिलके कुछ कुछ फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। कुछ कुछ फंक्शंस जैसे कैसे फंक्शंस, जैसे आप मसल सेल्स का एग्जांपल ले लो। मसल सेल्स हमारी कंबाइन करके क्या बनाएंगी, मसल टिश्यू बनाएंगी। फिर ये मसल टिश्यू हमारे हार्ट को फॉर्म करती हैं। हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट्स में पूरा सर्कुलेट करना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कि मसल सेल्स कंबाइन करके मसल टिश्यू बनाया, मसल टिश्यू हमारा हार्ट बनाया जो कि एक ऑर्गन है। हार्ट और फिर बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम और अलग अलग ऐसे टाइप के सिस्टम कंबाइन करके हमारे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया। ठीक है, टिश्यू का मतलब अब क्लियर हो गया। अब बात आती है कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ की, कि ये दोनों आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 जो हमारा था उसमें हमने ये तो पढ़ लिया था कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स भी डिफरेंट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनके सेल्स ही डिफरेंट है तो टिश्यूज़ भी डिफरेंट होंगे। चैप्टर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं उनको एक जगह खड़े रहना होता है, वो चल फिर नहीं सकते, वो दौड़ फिर नहीं सकते, वो एक ही जगह पे रहते हैं। मतलब जहाँ आपने उनको प्लांट कर दिया, जहाँ आपने उसको रख दिया, वो वहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगले दिन आपको किसी और जगह मिल जाएंगे। जहाँ एक प्लांट रहता है वो हमेशा उसी जगह रहता है। तो इसी वजह से इनके पास ना एक बहुत अच्छा सपोर्ट चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जैसे वो हार्श क्लाइमेट और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को सर्वाइव कर पाए। तो उनको ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा सेल वॉल देता है। सेल वॉल हमारे प्लांट सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है और उसको मतलब पूरा सपोर्ट देता है जो एक प्लांट सेल को चाहिए। उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ऐसी सब हार्श टेम्परेचर कंडीशंस और हार्श एनवायरनमेंट से। तो प्लांट सेल्स के पास हमारा सेल वॉल होता है। एनिमल सेल्स के पास हमारा सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल्स को भाई चलना फिरना होता है। हम एनिमल्स को चलना फिरना होता है, कूदना फांदना होता है। तो अगर हमारे पास सेल वॉल होगा तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। सेल वॉल जैसी रिजिड चीज़ अगर हमारे बॉडी में होगी तो हमारी बॉडी मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है, और सेल वॉल ना होने की वजह से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, हम लोग अपना हाथ पैर हिला डुला पाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि सेल वॉल प्लांट सेल्स के पास होती है और हमारे पास नहीं होती है। इस वजह से हमारी टिश्यूज डिफरेंट है। दूसरा पार्ट जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मतलब हम लोग कैसे खाना पीना हमारा क्या है। देखो, आपको ये तो पता होगा कि प्लांट्स जो है वो अपना खुद का फूड बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपने खुद से फूड अपने बॉडी के अंदर बना लेते हैं, अपने स्ट्रक्चर के अंदर बना लेते हैं, फिर उसको पूरे अपने स्ट्रक्चर में इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन हम एनिमल्स खुद के अंदर खुद का फूड नहीं बना पाते। हमें हम या तो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को खा के अपना गुजारा करते हैं। और हमें इस फूड को खाने के लिए भी हमें अपना मतलब एक माउथ लगता है। हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, फिर वो हमारे गले से नीचे जाता है, फिर हमें स्टमक वगैरह पैनक्रियाज वगैरह लगती हैं डाइजेशन के लिए। फिर वो उस फूड को ब्रेक डाउन होना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स में, फिर उस न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है, ब्लड में मिक्स होना होता है, फिर सर्कुलेशन होता है। तो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हमारा अलग है। प्लांट्स खुद का फूड बना लेता है और उसको सर्कुलेट करता है, बट हमें एनिमल्स को किसी और चीज़ से फूड ऑब्टेन करना पड़ता है, फिर उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, फिर उसको सर्कुलेट करना पड़ता है। तो एनिमल्स में मच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है फूड वगैरह को खाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना। थर्ड डिफरेंस क्या आ जाता है हमारा, आ जाता है ग्रोथ पैटर्न में, यानी हम लोग की ग्रोथ कैसे होती है। ये जो प्लांट्स होते हैं ना वो तो हमेशा कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। अब एक छोटा सा प्लांट, आपने एक प्लांट का सीड डाला है कहीं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होगा। साल में जितने साल बीतते जाएंगे वो उतना बड़ा होता रहेगा नॉन स्टॉप। लेकिन क्या हम एनिमल्स में ऐसा होता है? हाँ, कुछ स्टेज तक तो हम लोग बड़े होते हैं। जैसे मान लो आप अभी जब कोई 5 साल का बच्चा है वो 10 साल का होगा, फिर 15 साल, फिर 20 ईयर्स, वो तब तक बड़ा होगा। लेकिन देखा क्या गया है कि 20 ईयर्स के बाद ना हमारे बॉडी में कोई ऐसी ग्रोथ देखने को नहीं होती है। जैसे अपनी हाइट का एग्जाम्पल ले लो, जब आप
छोटे थे तब आपकी हाइट और छोटी रही होगी, अब बड़ी हो गई है, लेकिन हाई चांसेस क्या हैं, जितनी हाइट अप्रॉक्स आपकी अभी है उतनी ही आपकी हमेशा रहेगी। आपकी बॉडी का जो ग्रोथ स्टेज था ना वो अब बस खत्म हो गया है। आपकी बॉडी की एक लिमिट थी ग्रो होने की और वो खत्म हो चुकी है। लेकिन हमारे प्लांट्स की कोई लिमिट नहीं होती ग्रो होने की, वो हमेशा हमारे ग्रो होते रहते हैं। तो अब बात आता है कि प्लांट्स ग्रो कैसे होते हैं, हम एनिमल्स क्यों नहीं ग्रो होते हैं, हमारे टिश्यूज डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, ऐसा क्या है प्लांट्स के पास जो हमारे पास नहीं है। तो प्लांट्स के पास होता है ना एक टाइप ऑफ टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो टिश्यू होती है ये हमेशा डिवाइड करती रहती है, यानी एक टिश्यू है, 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, 4 से फिर 8 होगी, हमेशा डिवाइड करती रहती है ये। लेकिन हम एनिमल्स के पास ये सो कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता है, जिस वजह से हम लोग बढ़ते नहीं हैं। अब ये प्लांट्स के ग्रो होने के भी ना बहुत सारे अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका है इंक्रीज इन लेंथ, यानी हाइट वगैरह बढ़ने का हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन लेंथ। सेकंड आता है हमारा इंक्रीज इन ग्रिथ, ग्रिथ यानी थिकनेस वगैरह जो विड्थ होती है उसमें इंक्रीज। और थर्ड होता है हमारा रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस, यानी जब आप किसी प्लांट के पात को कट कर दियो उसके बाद भी उसका ग्रो होना, ये भी हमारे एक टाइप ऑफ ग्रोथ में आता है। पहला ग्रोथ हो गया जब इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, जब हाइट वगैरह प्लांट की बढ़ रही है। सेकंड होगा उसकी थिकनेस जब बढ़ रही है। और थर्ड हो गया हमारा जब उसको हम लोग कट करने के बाद भी जब वो दोबारा ग्रो कर जाती है। कट करने के बाद कौन सा प्लांट दोबारा ग्रो कर जाता है, इसका सबसे सही एग्जाम्पल है ग्रासेस, है ना। आपने ग्रास देखी होगी आपके स्कूल के ग्राउंड पे में भी या गार्डन वगैरह में। जो ग्रास होती है उसको हम लोग कट करते हैं ना, बट कुछ दिनों बाद वो फिर से बाहर आ जाती है, फिर उसको फिर कट करना पड़ता है ना। तो ग्रास हमारी क्या करती हैं, कट करने पे वो वापस ग्रो कर जाती है। सेम हमारा रोज प्लांट्स के साथ भी आपने देखा होगा, या और भी किसी प्लांट को अगर आप कट करते हो, उसके कहीं से लीफ या स्टेम को कट करते हो, वो फिर से ग्रो कर जाती है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग रीग्रोथ बोलते हैं। तो इन तीनों टाइप की ग्रोथ के लिए ना 3 अलग-अलग टाइप की टिश्यूज़ होती हैं। मतलब होती तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ही हैं, लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के भी ना 3 टाइप होते हैं। कौन-कौन से 3 टाइप होते हैं, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आपको एक एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा बताया हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारी जो पहली टाइप की होती है वो होती है एपिकल मेरिस्टेम। पहली टिश्यू मेरिस्टेमेटिक की कौन सी है, एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या करती है, ये प्लांट्स के लेंथ में यानी प्लांट्स की हाइट ग्रो करने में हेल्प करती है। जो अनियन आपने देखा होगा, अनियन का कभी कभार रूट हेयर्स निकल जाते हैं, जैसे यहाँ आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये अनियन के रूट हेयर्स है। तो इस रूट हेयर्स की जो टिप होती है, जैसे मान लो ये रूट हेयर है, तो इसकी यहाँ पे जो टिप है, इसकी सिर्फ टिप आपको एपिकल मेरिस्टेम टिश्यूज देखने को मिलेंगी। इस पूरे पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा, इधर दूसरे टाइप की टिश्यूज हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके टिप पे आपको मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। अगर आप बाई चांस इस प्लांट के जो रूट हेयर है इस अनियन का, इसको यहाँ से कट कर दो, यानी इसका जो टिप है उसको कट कर दो, तो आप देखोगे जो अनियन रूट हेयर है ये ग्रो नहीं कर पाएगा वापस, क्योंकि जो ग्रो करा रहा था जो टिश्यू हमारा एपिकल मेरिस्टेम, उसको तो आपने काट दिया, तो अब कहाँ से ग्रो कर पाएगा ये। तो यही चीज़ आपको इस एक्टिविटी में बताई हुई है। तो जो प्लांट्स का इंक्रीज इन लेंथ होता है, जिस वजह से प्लांट्स हमारा लंबा होता है, जो स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की वो लंबी होती है, जो प्लांट्स का रूट होता है वो और लंबा होता है और डीप जाता जाता है सॉइल में हमारे, वो होता है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। और ये एपिकल मेरिस्टेम हमें सिर्फ और सिर्फ सूट टिप्स पे या फिर रूट टिप्स पे देखने को मिली गई हैं। यानी जो टिप्स एरिया तो होते हैं, जो टिप वाला मतलब सबसे टॉप पॉइंट पे जो एरिया होता है, वहीं पे आपको एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेंगी। रूट टिप्स हो गई या सूट टिप्स हो गई, वहाँ पे हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो कि हमारे प्लांट्स की लेंथ में इंक्रीज कराता है। ठीक है, तो पहला टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर है आप लोगों को। तो फिर हम लोग अब सेकेंड टाइप पे आते हैं। सेकेंड टाइप जो है हमारा वो है लैटरल मेरिस्टेम, जो कि कराता है हमारे प्लांट्स के थिकनेस में इंक्रीज। यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया है, ट्री के ट्रंक का एग्जाम्पल दिया है आपने। मतलब अभी कहीं अगर आपके आसपास में है, कहीं भी आपने कहीं कटा हुआ पेड़ कभी देखा है कि जब पेड़ को हम लोग कट कर देते हैं तो उसका नीचे का ट्रंक वाला पार्ट थोड़ा रह जाता है,
अगर आप कभी उसको जाके देखोगे या अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करो तो आपको इस टाइप का कुछ पैटर्न दिखेगा। जो उसका बीच वाला एरिया रहता है वहाँ पे आपको कुछ सर्कुलर रिंग्स दिखेंगी, और ये जो रिंग्स है ना उनका जो थिकनेस होता है वो कॉमन नहीं है। मतलब कोई रिंग्स आपको पतली सी दिखेंगी, कोई रिंग्स आपको मोटी सी दिखेंगी। तो ये इनका मोटा पतला होना क्या शो करता है कि अलग अलग ईयर में प्लांट्स का जो मतलब इंक्रीज इन ग्रेथ था, जो इंक्रीज इन थिकनेस था, वो कैसा हुआ। जहाँ ज़्यादा मोटी रिंग है मतलब कि उस पर्टिकुलर में टाइम में ज़्यादा थिकनेस ग्रो हुआ इस ट्री का। अगर कहीं पतली लाइन है मतलब कि उस टाइम पीरियड में ट्री का जो थिकनेस ग्रोथ था वो कम हुआ। तो ये जो आपको रिंग्स देखने को मिलती है ना, वो ये डिनोट करती है, ये दिखाती हैं कि एक प्लांट किस ईयर में कितना अपना इंक्रीज हुआ। जैसे आपको यहाँ पहली रिंग दिख रही है, तो पहले साल में हमारा प्लांट इतना था, मतलब ट्री का ट्रंक इतना था। दूसरे ईयर में वो इतना मोटा हो गया, फिर थर्ड ईयर में वो इतना मोटा हो गया, फिर फोर्थ ईयर में वो इतना मोटा हो गया। हमेशा से तो वो इतना सा था नहीं, वो पहले छोटा सा था फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो ये रिंग्स जो होती हैं ट्री के ट्रंक में वो इसी चीज़ को डिनोट करती हैं। जो साइंटिस्ट हमारे होते हैं या जो लोग होते हैं ना, वो ट्री की एज का एस्टिमेट इसी चीज़ से लगाते हैं। जितनी नंबर ऑफ रिंग्स हैं उतना हमारा ट्री की एज होती है। जैसे अगर आपको कभी कहीं दिखे कोई ऐसा कटा हुआ पेड़, तो आप उस पे जाके देखिएगा, तो आप उस एज ट्री की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स। जैसे मान लो इस पे 17 रिंग्स आपको दिख गई, तो मतलब वो ट्री जो हमारा है वो हमारा 17 साल पुराना है। जितनी नंबर ऑफ रिंग्स उतना साल पुराना हमारा ट्री। तो ये हमारा दिखाता है लैटरल मेरिस्टेम। आपको ये जो रिंग्स दिखेंगी वो है हमारी लैटरल मेरिस्टेम। एक मतलब पतली सी स्टेम का बड़ा होके थिक ट्री ट्रंक बनना, एक पतली सी स्टेम का मोटा होना, ये हमारा कौन कॉज कराता है? लैटरल मेरिस्टेम कॉज कराती है। इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ अ स्टेम, सरकमफ्रेंस में जो इंक्रीज आ जाता है, जो रिंग्स फॉर्म हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं? ड्यू टू अ टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हम लैटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो इंक्रीज इन हाइट होता है एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, इंक्रीज इन थिकनेस होता है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से। अब थर्ड टाइप का हमारा आता है, जो लास्ट टाइप का मेरिस्टेम है, वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये क्या कॉज करता है? रीग्रोथ आफ्टर कटिंग। कट होने के बाद प्लांट्स क्यों ग्रो कर जाते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ग्रास के बारे में बताया था, जैसे कि आप ग्रास को कट करो तो वो फिर से दोबारा से आ जाती है। आप फोटो देखो, जैसे लॉन वगैरह पार्क्स वगैरह में जो ग्रास होती है उसको हम लोग कट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उस ग्रास के पास होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिस वजह से वो कट होने के बाद भी रीग्रो कर जाती है। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है ना, इनकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है। क्या लोकेशन है? बेस ऑफ इंटरनोड। आपको इन सब मेरिस्टेम की ना लोकेशन भी याद रखनी है। जैसे जो हमारा ये एपिकल मेरिस्टेम था, ये कहाँ पाया जाता था? ये रूट टिप्स और शूट टिप्स पे पाया जाता था। फिर जो हमारा ये वाला मेरिस्टेम था, लैटरल मेरिस्टेम, ये कहाँ पाया जाता था? कहाँ गया लैटरल मेरिस्टेम? हाँ, ये सब हमारे स्टेम्स वगैरह के आउटर एरियाज में पाया जाता था। स्टेम्स वगैरह के आउटर एरियाज, सरकमफ्रेंस में उसके, स्टेम के सरकमफ्रेंस में बोल लो या ट्रंक के सरकमफ्रेंस में, एक ही बात हुई। और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड। अब ये नोड और इंटरनोड क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारा ये एक स्टेम है, थोड़ा बेकार ड्राइंग हो गई, ठीक है, मान लो ये स्टेम है, तो इससे ना एक लीव्स निकलती है ना। जैसे मान लो ये एक लीफ निकल रही है, फिर इधर भी एक लीफ निकल रही है। तो जहाँ से ये लीफ निकलती है वहाँ पे ना एक छोटा सा टाइनी सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नोड बोलते हैं। जहाँ से एक स्टेम निकल रही है, जहाँ से एक लीफ निकल रही है, वहाँ पे एक छोटा सा एरिया निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग नोड बोलते हैं। और यहाँ पे भी एक नोड होगा और यहाँ पे भी एक नोड होगा। मतलब जहाँ जहाँ स्टेम निकल रही है वहाँ वहाँ एक नोड होगा, जहाँ से स्टेम निकल रही है उसी पॉइंट पे एक नोड होगा। तो जो दो पर्टिकुलर नोड्स के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर नोड बोलते हैं। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की क्या लोकेशन होती है? दो इंटर नोड
या फिर मतलब जो इंटरनोड का बेस होता है, यानी यहीं पे जस्ट प्रेजेंट होती है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जहाँ पे नोड का बेस होता है वहीं पे हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ दिया भी है द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। मैंने अभी बताया कि दो नोड्स के बीच की जगह को हम इंटरनोड बोलते हैं। फिर वहीं पे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ग्रास का, कि ग्रास को आप लोग कट करते हो फिर वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि ग्रास के नोड्स के बीच में हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। एक और एग्जांपल इधर दिया हुआ है हेज कटिंग का। हेज आप जानते हो ना, जब जो बुशी अपीयरेंस आती है ग्रास वगैरह में। आपने देखा होगा जैसे कोई प्लांट हमारा बस बहुत तेजी से हाइट में ग्रो कर रहा है, तो लोग उसको ऊपर से कट कर देते हैं, तो फिर वो प्लांट क्या करता है, वो थोड़ा इधर उधर भी ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। किस वजह से इधर उधर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है? ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इन तीनों मेरिस्टेम की लोकेशन लोकेशन क्या है और क्या इनका फंक्शन है, किस जगह एरिया में ग्रोथ कराती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो तीन टाइप की हमने पढ़ ली मेरिस्टेम। पहली क्या थी? एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ प्रेजेंट है? रूट्स और शूट्स के टिप्स पे प्रेजेंट होती है। इसका क्या फंक्शन होता है? लेंथ, प्लांट की लेंथ में ग्रो कराना। ठीक है, प्लांट की लेंथ में ग्रो कराने को हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ओके, फिर सेकंड टाइप की मेरिस्टेम कौन सी थी हमारी? लैटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ मिलती है हमें? स्टेम्स या रूट्स वगैरह के सरकमफ्रेंस में। सरकमफ्रेंस क्या होता है? जैसे एक सर्कल है, सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है उसको हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो जो आउटर बाउंड्री होती है किसी सर्कुलर एरिया की, वहाँ पे हमारा लैटरल मेरिस्टेम हमें पाया जाता है। लैटरल मेरिस्टेम की ग्रोथ को क्या बोलते हैं? उसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। यानी अगर एक प्लांट अपनी थिकनेस में इंक्रीज कर रहा है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। लेंथ में ग्रो कर रहा है तो प्राइमरी ग्रोथ, थिकनेस में ग्रो कर रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ। फिर लास्ट हमारा थर्ड था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ पाया जाता है? बेसिस ऑफ इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड्स। आपको एकदम मतलब एकदम इसी एग्जैक्ट वर्डिंग में लिखना है। अगर पूछा जाए एग्जाम में लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो आपको लिखना है बेसिस ऑफ इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन हुआ हमारा? रीग्रो आफ्टर कटिंग और ग्रेसिंग। यानी एक प्लांट को कट करने के बाद जो रीग्रोथ होती है वो होती है हमारी इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। तो थ्री टाइप्स ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमने देख लिया, उनके लोकेशंस भी देख लिए, उनके फंक्शंस भी देख लिए। अब थोड़ा इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के हम लोग मतलब थोड़ा इन कॉमन थोड़ा फंक्शन फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होती हैं, यानी हम तीनों टाइप की जो मेरिस्टेम टिश्यूज़ पढ़े हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, इन तीनों के पास आप क्या देखोगे? इनके पास एक छोटा सा मतलब छोटी साइज़ के होते हैं ये लोग। इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं। इनके पास एक बड़ा सा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। इनका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है। इनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इनके पास वैक्यूल्स या तो नहीं होता है, या जो होता है छोटा सा होता है। इनके सेल्स जो होते हैं वो आपस में काफ़ी टाइटली पैक रहते हैं। इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस यानी सेल्स के बीच में जो गैपिंग रहती है वो बहुत कम रहती है, आपस में एकदम टाइटली पैक्ड रहते हैं। अब आप सोचोगे कि ये इनके पास वैक्यूल्स क्यों नहीं होता है? हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, प्लांट सेल वाले चैप्टर में, कि प्लांट सेल्स के पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, सॉरी बड़ा सा वैक्यूल होता है। प्लांट सेल्स का 90% एरिया जो होता है वो वैक्यूल कैरी करता है। तो ऐसा क्यों है कि इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के पास वैक्यूल नहीं है? तो अगर आप याद करो वैक्यूल का क्या काम होता है? वैक्यूल का काम होता है वाटर वगैरह और वेस्ट फूड मटेरियल्स वगैरह को स्टोर करना। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को स्टोरेज की क्या ज़रूरत है भाई? इसका काम तो है मतलब सेल डिवीज़न कराना, सेल में ग्रोथ कराना, तो इसको वैक्यूल की क्या ज़रूरत है? इसका काम ये तो नहीं है कि प्लांट्स में ये न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखे, प्लांट्स को सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराए। इसका बस एक काम है डिवाइड करना। तो इसीलिए अपने पास ये वैक्यूल वगैरह नहीं रखता है। ये कहता है वैक्यूल मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसके पास वैक्यूल इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसका मेन काम होता है रैपिड सेल डिवीज़न कराना, प्लांट्स में ग्रोथ कराना। इसलिए अपने पास वैक्यूल की ज़रूरत नहीं समझता है। ठीक है, आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्लियर होगा। क्लियर है तो एक बता दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ पे बढ़ें।
हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के तीनों टाइप देख लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा परमानेंट टिश्यूज़। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं ना, ये भी सम वॉट हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? देखो, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं। मतलब वो टिश्यूज़ जो डिवाइड करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। जब ये सेल्स मतलब जब ये टिश्यूज़ मतलब इन टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं, जब ये अपना एबिलिटी टू डिवाइड लूज़ कर देती हैं, तो ये बन जाती हैं परमानेंट टिश्यूज़। मतलब कि जब हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड नहीं कर पाती हैं, वो डिवाइड करना बंद कर जाती हैं, वो एक पर्टिकुलर उनके अंदर कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं, तो वो बन जाती है परमानेंट टिश्यूज़। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अपना एबिलिटी टू डिवाइड लूज़ कर देती हैं, वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल चेंजेस के अंडरगो करती हैं। उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन या कोई भी पर्टिकुलर टास्क कर सकती हैं, लाइक प्लांट को सपोर्ट करना, प्लांट्स में फूड वगैरह की ट्रांसपोर्ट करवाना, फूड वगैरह को स्टोर करना, वाटर ट्रांसपोर्ट कराना। जब वो ये सब करने के लिए एलिजिबल हो जाती हैं, ये सब करने के लिए काबिल हो जाती हैं, तब इनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि डिफरेंशिएशन क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जब अपना एबिलिटी टू डिवाइड लूज़ कर देती हैं, वो कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस के अंडरगो करती हैं, सो दैट वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर पाएँ, सच एज सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जो टाइप ऑफ सेल्स हमारी बनती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो अब ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं, इनकी भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। परमानेंट टिश्यूज़ को यहाँ ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको कहा गया है कि आप किसी टीएस का, किसी रूट या स्टेम का टीएस या वीएस ले लो। टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन और वीएस यानी वर्टिकल सेक्शन। आप किसी भी रूट या स्टेम का ले लो और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करोगे। जब ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि आपको काफ़ी अलग अलग टाइप की सेल्स देखने को मिलेंगी। इस डायग्राम में ही देख लो कितनी अलग अलग टाइप की सेल्स देखने को मिल रही हैं आपको। यहाँ देखो, ये इधर अलग टाइप की सेल है, इधर ये अलग टाइप की सेल है, इधर अलग, इधर अलग। मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज़ होती हैं ना, ये भी हमारी अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि मतलब 3-4 टाइप की हैं हमारी, और इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तो क्लास का टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ही बता देती हूँ बस, कि हमारी परमानेंट टिश्यूज़ का काम क्या होता है। काम इनका होता है प्लांट्स को सपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वगैरह, फूड का स्टोरेज वगैरह करना। ये सब हमारी करती हैं परमानेंट टिश्यूज़। तो अगर आपसे परमानेंट टिश्यूज़ की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप बोलोगे कि permanent tissues are tissues formed from meristematic cells that have lost the ability to divide and are specialized for specific functions. किस टाइप के स्पेसिफिक फंक्शंस? स्पेसिफिक फंक्शंस लाइक स्टोरेज वगैरह हो गया, फूड वाटर का स्टोरेज हो गया, सेम फूड वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया अलग अलग प्लांट्स के पार्ट में, या फिर प्लांट्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है। तो जस्ट लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, हमारी परमानेंट टिश्यूज़ के भी अलग अलग टाइप हैं। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग एपिडर्मिस भी बोलते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस होती है, एपी का मतलब होता है आउटर और डर्मिस का मतलब होता है हमारा जो स्किन का होता है पार्ट। तो जो एपिडर्मिस होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है प्लांट बॉडी की, उसको फॉर्म करती है। प्लांट्स का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, वहाँ पे हमारा ये एपिडर्मिस हमारा मौजूद रहता है। ये एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहता है, जो काफ़ी टाइटली पैक्ड सेल्स रहते हैं। ये सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये सेल्स हमारी फ्लैट होती हैं, शेप में रेक्टेंगुलर होती हैं, और इनके ऊपर एक कवरिंग रहती है, एक वैक्सी लेयर होती है, जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एक प्लांट के बॉडी की, टाइटली पैक्ड रहती हैं आपस में, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल्स है। प्लस इस एपिडर्मिस के बाहर वाले एरिया पे एक वैक्सी लेयर होती है, जिसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं।
ये क्यूटिकल ही यही चीज़ क्यूटिकल होता है, जो कि कुछ हमारे जो डेजर्ट्स वाले प्लांट्स रहते हैं उनके पास थिक क्यूटिकल होता है, आपने सुना होगा ना। तो ये थिक क्यूटिकल ही होता है जो वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है उन डेजर्ट्स के प्लांट्स में। मतलब अगर किसी प्लांट के पास ज़्यादा थिक क्यूटिकल है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर का मतलब उस प्लांट का वाटर लॉस कम होगा, और अगर पतला क्यूटिकल है मतलब कि उस प्लांट में वाटर लॉस ज़्यादा होगा। ओके, अब आपको ये चीज़ भी पता होगी कि जो स्टोमेटा स्टोमेटा का नाम आपने सुना है। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू ही तो पानी का लॉस होता है। पानी का लॉस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन। तो किसके थ्रू होता है, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है। कभी कभार आपने क्या देखा होगा, ये क्यूटिकल जो होता है ना, इस पे कभी कभार कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होते हैं। जो इसी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल है और उस क्यूटिकल से कभी कभार हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे कि आप रूट हेयर में देख सकते हो। आपका रूट हेयर ऐसे रहता है, उसके ऊपर कभी कभी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं ना, तो कभी कभार ये भी होता है। ये रूट हेयर क्या करता है, ये इन सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉइल से। इसीलिए रूट में होता है। मतलब अगर किसी रूट के पास रूट हेयर्स हैं ज़्यादा, मतलब कि वो और ज़्यादा बेटर तरीके से पानी को अब्जॉर्ब कर पा रहा है और किसी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को भी एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। जो लीव्स होती हैं, ये जो स्टोमेटा होता है हमारा, वो लीव्स पे होता है, और इस स्टोमेटा के थ्रू ही हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, पानी का लॉस होता है, पानी का गेन होता है, सब स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ट्रांसपिरेशन है वो हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशन पुल इन जाइलम। जाइलम क्या होता है, अब अभी इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। जाइलम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जाइलम जो है ना, हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, इसी चैप्टर में आप नेक्स्ट पार्ट में पढ़ोगे। ठीक है, तो पहला टाइप का हमारा हो गया, पहला टाइप का परमानेंट टिश्यू जो कि हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस का क्या काम है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, किसी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अगेंस्ट, मैकेनिकल इंजरीज के अगेंस्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। सेकंड क्या प्रोवाइड कराता है, ये वाटर लॉस प्रिवेंट करता है। अगर किसी के पास प्लांट के पास थिक क्यूटिकल है, क्यूटिकल क्या है, एपिडर्मिस का ही तो पार्ट है। अगर किसी प्लांट के पास थिक क्यूटिकल है तो उसका वाटर लॉस कम होगा। थर्ड क्या करता है, ये इसके पास कभी कभार रूट हेयर्स भी होते हैं। ये रूट हेयर्स क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, जिस वजह से प्लांट ज़्यादा बेटर तरीके से वाटर और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाता है। थर्ड क्या कराता है, इसी एपिडर्मिस के ऊपर हमारा स्टोमेटा होता है, और ये स्टोमेटा ही हमारा गैसियस एक्सचेंज कराता है और ट्रांसपिरेशन कराता है। ठीक है, तो एपिडर्मिस के फंक्शंस हो गए हमारे। अब आता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, जो है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है सपोर्टिंग टिश्यू, मतलब कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। यानी कि प्लांट क्यों अपराइट रहता है हमेशा, एक फ्रेश ट्विग जो मतलब फ्रेश जो हमारी स्टेम रहती है वो क्यों बेंड नहीं करती है, बट जो ड्राई होती है वो बेंड क्यों कर जाती है, वो टूट क्यों जाती है। तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं इस सपोर्टिंग टिश्यू की वजह से। ये टिश्यूज़ प्लांट्स को हमारे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टोरेज। सपोर्टिंग टिश्यू का यही काम होता है। तो ये जो सपोर्टिंग टिश्यू होती है ये हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है पेरेन्काइमा, सेकंड है कोलेनकाइमा, थर्ड है स्केरेन्काइमा। इन तीनों का नाम काफ़ी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लास्ट में से तीनों के काइमा 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 है, बट इन तीनों के जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, और ये जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी डिफरेंट है। सबसे पहले पेरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। ये सबसे मतलब मोस्ट कॉमन प्लांट टिश्यू है ये क्या करता है, ये लिविंग सेल्स का बना हुआ है, जिनके पास थिन वॉल रहती है, और इनका ये आपस में काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं। थिन वॉल्स रहती हैं, लिविंग सेल्स का बना है, आपस में लूजली पैक्ड है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बहुत ज़्यादा है इनके पास। सेल्स के बीच की स्पेसेस बहुत ज़्यादा है इनके पास। इनका मेन काम होता है फूड वगैरह को स्टोर करना, रूट्स में, स्टेम्स में, फ्रूट्स में फूड को स्टोर करना। फॉर एग्जाम्पल जो पोटैटो होता है हमारा आलू, वो क्या करता है, वो स्टार्च को स्टोर करता है। तो वो स्टार्च कहाँ स्टोर होता है, हमारा पेरेन्काइमा में स्टोर होता है।
तो फूड की जो स्टोरेज है वो किसका काम है? पेरेंकाइमा का काम है। प्लस जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है प्लांट हमारा, जिस वजह से फूड बनता है, वो भी पेरेंकाइमा की वजह से ही होता है। पेरेंकाइमा में ही हमारा क्लोरोफिल रहता है, जिस वजह से वहीं पे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो पेरेंकाइमा का क्या काम हो गया? फूड को स्टोर करना और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। अब सेकेंड टाइप हमारा आता है कॉलेनकाइमा। कॉइलेनकाइमा का स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत सेम है, ये भी लिविंग सेल्स का बना होता है, लेकिन जो इसके जो कॉर्नर्स होती हैं सेल्स की, वो अनइवनली मोटी सी होती हैं, थिक सी होती हैं, अनइवन टाइप की होती हैं। और ये थिकनिंग क्यों होती है इसके कॉर्नर्स पे? ड्यू टू पेक्टिंग। ये एक पेक्टिंग एक ऐसा केमिकल है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, लाइक रबर। इसके जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे ना, हमारे कॉलेनकाइमा के सेल्स के कॉर्नर्स पे हमारा पेक्टिन होता है, जिस वजह से वो अनइवन होता है कॉर्नर्स पे। ठीक है। कॉलेनकाइमा का क्या काम है? कॉलेनकाइमा का काम है सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड कराना। मैंने अभी जस्ट बताया कि पेक्टिंग की वजह से फ्लेक्सिबल होता है वो। इस वजह से जो हमारी कॉलेनकाइमा टाइप की टिश्यू है, ये प्लांट्स को हमारे सपोर्ट प्रोवाइड कराती है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने प्लांट्स को जब अभी कब आप उठाते हो तो आप देखते हो वो कभी कभार बेंड कर पाता है, लेकिन टूटता नहीं है। कुछ प्लांट्स होते हैं ना हमारे, आप किसी प्लांट की स्टेम को ऐसे मोड़ रहे हो लेकिन वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि वहाँ पे कॉलेनकाइमा हमारी टिश्यू प्रेजेंट होती है। फिर थर्ड टाइप आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, जो कि इसके पास थिक वॉल्स होती हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, जिस वजह से ये हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, इसका वुडी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। हमारी पेरेंकाइमा कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स थी, लेकिन स्केरेनकाइमा हमारी डेड सेल्स होती हैं। इसके पास लिगिन होता है, जिस वजह से इसकी सेल वॉल्स काफ़ी थिक होती हैं। क्योंकि सेल वॉल्स थिक होती हैं, ये हार्ड होता है। गेस करो इसका काम क्या होगा? ऑब्वियसली रिजिडिटी प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखना प्लांट्स में। तो ये हमारी स्केरेनकाइमा कहाँ पाई जाती हैं? कोकोनट का जो हस्क होता है, वॉलनट के जो सेल्स होते हैं, सीड वगैरह और नट वगैरह के जो आउटर कवरिंग्स होती हैं, लीव्स की जो वेन्स होती हैं, वो सब इसीलिए हार्ड होती हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा स्केरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने अच्छा खासा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में पढ़ लिया, तीनों टाइप के, एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्लस हमने परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ लिया, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस के बारे में भी जान लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार परमानेंट टिश्यूज़ से ही कंटिन्यू करेंगे, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।